Hello everyone, myself is Dr. Kuldeep Singh and I will discuss with you social science. The book is History of Class 10th and chapter is 2, that is Nationalism in India or भारत में राष्ट्रवाद. This is for part 3 of this chapter and in this chapter we will discuss many things one by one. Gandhiji launched Salt March or Dandi March with his 78 volunteers on 6th of April 1930 and with the violation of Salt Law, civil disobedience movement began. ठीक है, 6 अप्रैल 1930 को जब वो दांडी पहुंच गए तो आंदोलन शुरू हो गया जैसे ही नमक का कानून तोड़ा. 78 वॉलेंटियर्स के साथ गांधी जी वहां पहुंचते हैं. रास्ते में जहां जहां गांधी जी रुकते हैं उस यात्रा को करने में लगभग 10 दिन लगे थे. 240 किलोमीटर लंबा वो सफर था. साबरमती आश्रम से, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से और डांडी तक पहुंचना. डांडी गुजरात के तट पर था, समुद्री तट पर. तो वहां पर बीच रास्ते में रुकते थे और जहां भी रुकते थे ये लोगों को इकट्ठा करते. इकट्ठा करने के बाद अपने विचार व्यक्त करते, भाषण देते और लोग इनको सुनने के लिए आते. लोग दूर जो आसपास के गांव थे वो उनके साथ जुड़ जाते और वो भी उस यात्रा में शामिल हो जाते. उनमें से बहुत सारे लोग. इस तरह से 6 अप्रैल 1930 को ये वो पहुंच जाते हैं. वहां समुद्र के पानी को उबाल करके नमक बनाया जाता है और जैसे ही नमक बनाया तो नमक का कानून टूट गया. और नमक का कानून टूट गया इसका मतलब अवज्ञा हो गई. और इस आंदोलन का उद्देश्य भी अवज्ञा ही था. द मेन पर्पस ऑफ दिस मूवमेंट वाज डिसओबीडियंस. वो पहले अगले वाले जो उसमें हम डिस्कस करेंगे. अब ये प्रश्न उठता है कि भाई हाउ वाज सीडीएम डिफरेंट फ्रॉम एनसीएम. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन से सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे अलग था, कैसे भिन्न था. अलग तो था ही. इसके अलग होने के कारण थे और वो कारण क्या थे कि यह आंदोलन जो था ये ब्रेकिंग कॉलोनियल लॉज था. जबकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन वॉज रिफ्यूजल फॉर कॉपरेशन. उसमें सहयोग करने से मना कर दिया गया था कि हम कोई सहयोग नहीं करेंगे. सरकार का बहिष्कार किया गया और साथ ही साथ पिकेटिंग की गई. रेजिग्नेशंस आए बहुत सारे लोगों के, है ना. नॉन कॉपरेशन था लेकिन कानून नहीं तोड़े थे. उसके अंदर ब्रेकिंग लॉस नहीं थे. लेकिन इस आंदोलन में कानूनों को तोड़ा गया. कानून कैसे तोड़ा गया? नमक बना के कानून तोड़ा गया कि अब हम नमक बनाएंगे और जो आपको करना है कर लो. क्योंकि नमक बनाना कानून तोड़ना ही था. क्योंकि नमक बनाने का काम सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही की जो एजेंसियां थी या कंपनियां थी वही करती थी और कोई नहीं कर सकता था. तो इस तरह से ये आंदोलन उस असहयोग आंदोलन से अलग था, भिन्न था. क्योंकि इस आंदोलन में कानून तोड़ा गया जबकि असहयोग आंदोलन में कानून नहीं तोड़ा गया. वहां सिर्फ असहयोग किया गया था. What were the programs or activities adopted during CDM? एक क्वेश्चन ये भी आता है ना. और जब बड़ा क्वेश्चन 6 नंबर का डिस्कस कर रहे हैं तो फिर उसमें पूरा क्वेश्चन पूरा लिखना पड़ेगा. उसकी स्टार्टिंग, है ना, उसके फिर रीजंस और फिर उसके प्रोग्राम्स सब आते हैं. और अलग से भी अगर क्वेश्चन आता है तो प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज
के बारे में पूछ सकता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान क्या कार्यक्रम और गतिविधियां अपनाई गई, ठीक है, क्या कार्य योजना थी, क्या क्या किया गया आंदोलन के दौरान। तो इसका जो प्रोग्राम था लगभग वही था जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का था, लेकिन उससे थोड़ा सा एक अलग था इसमें कि इसमें नॉन कोऑपरेशन के साथ साथ ब्रेकिंग लॉस भी था। कानूनों को तोड़ना भी इसमें एक महत्वपूर्ण एक्टिविटी थी कि हम कानूनों को तोड़ेंगे। तो ब्रेकिंग लॉस या ब्रीचिंग लॉस कह सकते हैं, ब्रीच वर्ड आता है, कानून को भंग करना, कानून का उल्लंघन करना, या वायलेशन ऑफ लॉस भी कह सकते हैं। बायकॉट, बहिष्कार वही फॉरेन गुड्स का, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, खासतौर से अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार, ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार, जिसमें कपड़े शामिल थे, जिसमें फर्नीचर वगैरह शामिल था। रेजिग्नेशन, शिक्षकों ने और अध्यापिकाओं ने, मुख्याध्यापक ही थे उस टाइम पे ज़्यादातर, उन्होंने, प्रोफेसर्स ने और दूसरे जो कर्मचारी थे उन्होंने रेजिग्नेशन दिए, त्यागपत्र दिए अपने पदों से। उसके साथ ही पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग किसकी? वही शराब की दुकानों और गोदामों की पिकेटिंग की गई। रास्ते रोक दिए गए ताकि कोई उन दुकानों के अंदर, उन गोदामों के अंदर ना जा सके और कोई अंदर से बाहर ना आ सके। इसके साथ ही पीजेंट्स ने, पीजेंट्स मतलब किसान होते, किसानों ने राजस्व और चौकीदारी कर का भुगतान करने से मना कर दिया, लगान देने से मना कर दिया। कहा कि हम कोई लगान नहीं देंगे, और लगान नहीं देना भी, चौकीदारी टैक्स नहीं देना भी कानून तोड़ना ही था, कानून का उल्लंघन करना ही था। और उद्देश्य इस आंदोलन का कानून को तोड़ना ही था, अवज्ञा करना था, डिसोबीडियंस करना था। जो वन्य लोग थे, जो जंगल में जो लोग रहते थे, उनके द्वारा वन कानूनों का उल्लंघन किया गया। वन कानून क्या थे कि कोई जंगल के अंदर नहीं जाएगा, कोई वहां से लकड़ी नहीं लाएगा, कोई वहां शिकार नहीं करेगा, वगैरह वगैरह। अब लोग वहां गए, जंगलों में गए, वहां से लकड़ियां भी काटी और जो उनके मन में आया किया, तो वन कानूनों का भी उल्लंघन किया गया। तो ये जो है बड़े पैमाने पर इस आंदोलन की मुख्य गतिविधियां थीं। The main programs or activities adopted during CDM were breaking laws, boycotting foreign goods, mainly clothes, furnitures imported from Britain, resignations, many teachers and other officials resigned from their posts, picketing, women and men picketed the wine shops, peasants refused to pay revenue and chowkidari taxes, and the forest people violated the forest laws by entering the forests. इसके साथ ही अब जब इतना हो रहा था तो क्या गवर्नमेंट हाथ पे हाथ रख के बैठे रहती? बिल्कुल नहीं। उसकी प्रतिक्रिया तो होनी ही थी। वो क्रिया थी तो उसकी प्रतिक्रिया भी थी, एक्शन था तो रिएक्शन भी था। अब सरकार आग बबूला हो गई और उसने लोगों के साथ उलझना शुरू कर दिया, लोगों के साथ भिड़ना शुरू कर दिया। लोगों को रोकना शुरू करेंगे तो लोग भी फिर उनके साथ आपस में टसल करेंगे। क्लैशेस स्टार्ट हो गए, ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने कड़ी कार्रवाई की, लोगों के साथ झड़प हुई तो लाठीचार्ज भी हुआ, है ना। महिलाओं को, यानी बच्चों तक को भी लाठियों से पीटा गया पुलिस के द्वारा। बड़े पैमाने पर
लोगों को गिरफ्तार किया गया। खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, एक नंबर प्रश्न आता है कि सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज द मार्जिनल गांधी? अब्दुल गफ्फार खान इज नोन एज मार्जिनल गांधी। तो अब्दुल गफ्फार खान को भी पेशावर में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी वजह से पेशावर में काफी तोड़फोड़ हुई, काफी हिंसा हुई। वहां पर पुलिस के साथ हिंसक झड़पें हुई। पुलिस ने भी बर्बरता का परिचय दिया, लाठियां भांजी लोगों के ऊपर और लोगों को लहूलुहान कर दिया, बड़ी मात्रा में लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी वॉज ऑल्सो अरेस्टेड। जब गांधी जी अरेस्ट हो गए तो फिर आंदोलनकारी और भड़क गए, और जब आंदोलनकारी भड़क गए तो सरकार भी भड़क गई, और फिर सरकार ने बड़े पैमाने पर धरपकड़ शुरू की और लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें कैद में डाल दिया, जेल में डाल दिया। ओके। अब इसके साथ ही जब देखा कि अब ये आंदोलन ठंडा पड़ने लगा है, अब क्योंकि बड़ी मात्रा में सरकार अंग्रेजी सरकार ने बर्बरता का परिचय दिया है, उसने अपनी बर्बरता दिखाई है और आंदोलन को कुचलने लग रही है, लोगों के ऊपर हिंसात्मक तरीके से लोगों को दबाने का कोशिश कर रही है सरकार, तो फिर महात्मा गांधी जी के साथ कुछ बातचीत करने के लिए इरविन एक न्योता भेजते हैं महात्मा गांधी से बातचीत करने, क्योंकि अब सरकार भी उतनी लापरवाह नहीं रही जैसे पहले के आंदोलन में रही, और उन्होंने इस आंदोलन को बड़ी गंभीरता से लिया और इस आंदोलन को अब वो समाप्त करने के बारे में समझौता करना जो है करने के बारे में सोचने लगे। तो उन्होंने लॉर्ड इरविन इनवाइटेड गांधी and asked him to sign a pact that is known as Gandhi-Irwin Pact. गांधी-इरविन समझौता पर 5 मार्च 1931 में हस्ताक्षर हो जाते हैं। इसके ऊपर गांधी और इरविन के हस्ताक्षर हो जाते हैं और ये समझौता हो जाता है। इस समझौते के तहत 2 बड़ी बातें थीं कि पहला, अंग्रेज सरकार चाहती थी कि गांधी जी इस आंदोलन को वापस ले लें, सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लें, और गांधी जी चाहते थे कि जो आंदोलनकारी जो बंदी बनाए गए हैं उन लोगों को रिहा कर दिया जाए। इसके साथ ही ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी से यह भी कहा कि आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में जाकर के पार्टिसिपेट करें। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही है। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो चुकी थी 1930 में, लेकिन 1930 वाली जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें ना तो गांधी जी गए, ना ही कांग्रेस पार्टी का कोई अन्य रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि गया। लेकिन 1931 में, जैसे कि गांधी इरविन समझौते के तहत, समझौते में ये बात शामिल थी कि गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, भाग लेंगे, तो गांधी जी 1931 में होने वाली द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाते हैं। गांधी जी पार्टिसिपेटेड इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दैट हेल्ड इन 1931 एट लंदन। ये तीनों के तीनों जो सम्मेलन थे ये लंदन में ही हुए थे। बट द टॉक्स फेल्ड। गांधी जी जिस उम्मीद के साथ इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे, भाग लेने के लिए गए थे, वो उम्मीदें, वो आशाएं पूरी नहीं हो पाई और गांधी जी वहां से वापस लौट आए। और ये वह समय था जब गांधी जी की डॉक्टर अंबेडकर के साथ वहां पर झड़प हुई थी। गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर अनटचेबल्स के मुद्दे पर, डिप्रेस्ड क्लास के मुद्दे पर भिन्न
मत रखते थे, अलग राय रखते थे। और वहां पर डॉक्टर अंबेडकर के तर्कों को, उनकी बातों को मान लिया गया था। इसी बात से नाराज होकर गांधी जी वहां से वापिस आ गए और ये कहा कि मैं खाली हाथ वापस आया हूं, मुझे काफी निराशा हुई है, जिस आशा के साथ मैं गया वो आशा पूरी नहीं हुई। और फिर से वो भारत में, जैसे यहाँ आके देखते हैं तो कई बड़े लीडर्स को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था, जवाहरलाल नेहरू जैसे लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया था, अफरा तफरी का माहौल था, सामान्य स्थिति नहीं थी। तो फिर गांधी रिस्टार्ट करने, इस आंदोलन को रीलॉन्च करने का या रीस्टार्ट करने का निर्णय लेते हैं और फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन को गांधी पुनः शुरुआत कर देते हैं। Now we will discuss the answer of the question how participants or various social groups saw the movement. Movement means seeding. How participants or various social groups saw the movement. Movement means CDM, Civil Disobedience Movement. मीन्स प्रतिभागियों ने इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को कैसे देखा। जैसे हमने असहयोग आंदोलन में हमने देखा कि स्वराज का अलग अलग मतलब था लोगों के लिए, और सभी जो समूह थे उनकी अपनी अलग अलग आकांक्षाएं थी, एस्पिरेशंस थे। तो लेकिन फिर भी उन्होंने भागीदारी निभाई थी उसके अंदर अपनी आकांक्षाओं के साथ। ठीक उसी तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी लोग पार्टिसिपेट करते हैं और उनकी कुछ आकांक्षाएं थीं और उनके कुछ सपने थे इस आंदोलन से जुड़े हुए। तो आइए इनका एक एक करके हम वर्णन करते हैं, इनके ऊपर चर्चा करते हैं। सामाजिक समूहों में मुख्य रूप से हम पीजेंट्स की बात, किसानों की क्या भागीदारी थी इस आंदोलन में। सविनय अवज्ञा आंदोलन में किसान पहले भी और इस आंदोलन के दौरान भी एक तरह से दो खेमों में या दो गुटों में बटे हुए थे। एक तरफ तो रिच पीजेंट्स थे, बड़े किसान, अमीर किसान, ठीक है, और दूसरी तरफ पुअर किसान थे। तो पहले हम बात करेंगे रिच पीजेंट्स की। अमीर किसानों की सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या भूमिका थी? व्हाट वाज द रोल ऑफ रिच पीजेंट्स in the civil disobedience movement? Rich peasants included patidars of Gujarat and Jats of Western Uttar Pradesh. Enthusiastic and significant role in the civil disobedience movement. इन बड़े किसानों ने, इन अमीर किसानों ने, जिनमें पाटीदार थे, गुजरात के पाटीदार, जो पटेल कम्युनिटी है वो पाटीदार कहते हैं उन्हें वहाँ, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विशेष तौर से जाट जो हैं, ये भी कृषक वर्ग है। इन्होंने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया और ये इस आंदोलन में भाग ले रहे थे अपने एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए। इनका अपना एक अलग ही सपना था, एक अलग उद्देश्य था, और वो उद्देश्य क्या था? इनकी मुख्य मांग क्या थी? इनकी मुख्य मांग थी राजस्व कम करना, लागत में कमी। ओके, द रिच पीजेंट्स डिमांडेड फॉर लोअरिंग द रेवेन्यू को भाई कम कर दिया जाए, ये उनकी बड़ी प्रमुख मांग थी। उस आंदोलन के दौरान भी
यही मांग मुख्य रूप से उठा रहे थे। स्वराज इनके लिए कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं था। स्वराज इनके लिए सिर्फ यही था कि इनके रेवेन्यू कम हो जाए, इनका लगान कम हो जाए। क्लियर? उसके साथ ही ये जो बड़े किसान थे, इसके साथ साथ दूसरे जो किसान थे वो थे पुअर, गरीब किसान। गरीब किसानों ने भी इस आंदोलन में भाग लिया। हालांकि दोनों के हित आपस में क्लैश करते थे, टकराते थे, और वो दोनों अपने अपने हितों से समझौता नहीं कर सकते थे। जो ये रिच पीजेंट्स थे, इन्हीं के यहाँ पर ये जो पुअर पीजेंट्स थे, लगभग बहुत सारे इनमें से ही वहाँ काम करते थे। जमीन किराए पर लेकर के, रेंट पे लेकर के ये काम करते थे। तो इन्होंने भी इसमें भागीदारी की इस आंदोलन में, और उनकी बड़ी मांग थी कि जो अवैतनिक किराया है, जो इन्होंने अभी तक पे नहीं किया है, पेड है, जो अभी इन्होंने दिया नहीं, जिनका भुगतान नहीं हुआ। भुगतान क्यों नहीं हुआ? भुगतान नहीं हुआ था उसी आर्थिक संकट की वजह से। जब देश के अंदर आर्थिक संकट था 1929-30 के अंदर, तो उत्पादन में भारी गिरावट आ गई, कटौती, बहुत कमी आ गई। किसानों को उनकी फसल के अच्छे दाम नहीं मिले। जब उनकी फसल के अच्छे दाम नहीं मिले तो उनका कैश कम हो गया, है ना। उनके यहाँ धन की कमी हो गई। जब धन की कमी हो गई तो वो अपने किराए कैसे देंगे फिर? तो उनका उद्देश्य था, उनकी जो मुख्य मांग थी, उनकी मुख्य मांग उस अनपेड रेंट का रेमिजन था। अभुगतान या भुगतान ना किए गए किराए में दी जाए या उसे समाप्त कर दिया जाए। ये गरीब किसानों की मांग थी। उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ उत्पादन जब हुआ ही नहीं है उतना, तो हम ये कैसे दे सकते हैं? हाउ वी कैन गिव, हाउ वी कैन पे द रेंट। इसके साथ ही अब यहाँ पर कांग्रेस की भूमिका देखने को मिलती है। कांग्रेस वॉज इन डायलेमा। कांग्रेस संकट में थी। अब कांग्रेस क्या करे? कांग्रेस को दोनों वर्गों का समर्थन चाहिए, गरीब किसानों का भी। लेकिन कांग्रेस तो संकट में थी। अगर वो गरीब किसानों का पक्ष लें तो वो फिर गरीब किसानों का पक्ष लें तो फिर अमीर किसान नाराज हो जाएंगे, और अमीर किसानों का पक्ष लें तो फिर गरीब किसान नाराज हो जाएंगे। इसके साथ ही कांग्रेस ने चुप रहने में भलाई समझी, और चुप रहना ही क्या एक तरह से कांग्रेस ने उस समय गरीब किसानों की मांग या उनका समर्थन नहीं किया। गरीब किसानों का साथ नहीं दिया। की मांग का समर्थन करते तो अमीर किसान नाराज हो जाते। तो कांग्रेस पार्टी डिड नॉट सपोर्ट पुअर पीजेंट्स डिमांड। अब इससे गरीब किसान कांग्रेस से छिटकने लगे, दूर होने लगे, उससे पीछे हटने लगे, जिसका असर आंदोलन पे भी पड़ेगा आगे जाके। कांग्रेस पार्टी को गरीब किसान अब अमीर किसानों की पार्टी के रूप में देखने लगे। तो ये नकारात्मक प्रभाव था उस समय कांग्रेस के स्टैंड का। लेकिन कांग्रेस भी क्या करती? अगर कांग्रेस गरीब किसानों का साथ देती तो अमीर किसान नाराज हो जाते। अब जो चंदा आ रहा था, जो पैसा आ रहा था, वो अमीर किसानों से आ रहा था पार्टी के लिए, तो फिर पार्टी नहीं चल पाती। इसमें चौथा जो पॉइंट है वो है बिजनेस क्लास, यानी कि
रिच पीजेंट्स, पुअर पीजेंट्स के अलावा बिजनेस क्लास का भी हम जिक्र करेंगे, वो भी एक अपने आप एक सामाजिक समूह था। बिजनेस क्लास enthusiastically supported the civil disobedience movement. Okay, industrialists like Thakur Das, Purushottam Das, and G.D. Birla ji supported openly this movement. They not only supported the movement but also gave donations. उन्होंने इस आंदोलन को चलाने के लिए चंदा भी। इसके साथ ही बिजनेस क्लास ने, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने फिक्की की स्थापना करी। फिक्की, ये भारतीय अर्थव्यवस्था में फिक्की का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। FICCI 1927 में फिक्की की स्थापना हुई। एक नंबर क्वेश्चन आता है कि व्हेन वाज फिक्की एस्टैब्लिश्ड? इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1927। ये जो भारतीय जो व्यापारी थे, जो बिजनेस क्लास थे, उनके हितों, उनके लिए एक फेडरेशन था, उनका एक संगठन था। तो बिजनेस क्लास ने इसमें सपोर्ट किया, इस आंदोलन में। अब दूसरी तरफ वर्कर्स थे। अब वर्कर्स इस आंदोलन के साथ जुड़े तो कैसे जुड़े? क्योंकि इसमें बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी शामिल थे, इस आंदोलन को समर्थन दे रहे थे। और वर्कर्स को ये लगा कि अगर जब इसमें बड़े बिजनेस क्लास शामिल है, बड़े उद्योगपति शामिल है, तो फिर हमारे हितों का की तो अनदेखी होगी। शामिल है तो फिर हमारे हितों का की तो अनदेखी होगी, क्योंकि ये जो बड़े बिजनेस क्लास के लोग हैं, ये हमारे हितों की अनदेखी करते हैं, हमारा शोषण करते हैं। और ये वह उस समय एक और घटना घट रही थी। उस समय समाजवादी या देश के अंदर एक तरह से सशक्तिकरण हो रहा था, वो शक्तिशाली बन रही थी। और उन कम्युनिस्ट पार्टी बन चुकी थी 1925 में, CPI, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो वो किसानों और मजदूरों को अपने साथ जोड़ रही थी, और वो बिजनेसमैन को, ट्रेडर्स, जो बड़े बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उद्योगपति थे, फैक्ट्री मालिक थे, उन्हें विलन के रूप में प्रस्तुत करते थे उनके सामने। तो इसलिए वर्कर्स इस आंदोलन में उस जोश के साथ नहीं जुड़ सके जितना कि उन्हें जुड़ना चाहिए था। हालांकि नागपुर क्षेत्र के जो वर्कर्स थे, उन्होंने इस आंदोलन में भाग लिया, और उनका जो भागीदारी थी वो बहुत जबरदस्त भागीदारी थी। इसके साथ ही इस आंदोलन में एक और सामाजिक वो था महिला, वुमेन। व्हाट वाज द women's participation in civil disobedience movement, या discuss the women's participation in civil disobedience movement, इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। महिलाओं ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। और उन्होंने गांधी जी के रूप में एक भारत के एक नए नेता के रूप में देखा, और उन्हें लगा कि शायद ये गांधी जी के नेतृत्व में भारत की जो समस्याएं वो कम होंगी। लेकिन उनकी जो समस्याएं, जो महिलाओं की जो समस्याएं थीं, वो समस्याएं अपने अलग प्रकार की थीं, क्योंकि महिलाओं को तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होना पड़ रहा था। उनकी समस्याएं अपने आप में अलग समस्याएं थी। लेकिन इस आंदोलन में महिलाओं की जेंडर प्रॉब्लम्स का समाधान हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं कही गई थी। और ना ही महिलाओं की भी कोई ऐसी बड़ी मांग थी कि भी हमारे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को रोका जाए, ऐसी कोई बड़ी मांग नहीं थी। लेकिन फिर भी महिलाओं ने उस आंदोलन में भागीदारी की, और उस आंदोलन को एक नई गति प्रदान की। अब
जैसे जैसे ये आंदोलन आगे बढ़ रहा था तो एक लंबा दौर, एक लंबा समय निकल गया था, क्योंकि ये आंदोलन रीलॉन्च हो गया था, रीलॉन्च होने जा रहा था। एक आंदोलन बीच में दम भी तोड़ गया था, बीच में ये आंदोलन रुक भी गया था। जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ तो ये आंदोलन वापस ले लिया गांधी जी ने, कुछ समय के लिए इसको सस्पेंड कर दिया। आंदोलन अपनी अंतिम यात्रा की तरफ बढ़ रहा था, अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा था, और इस आंदोलन के अंतिम समाप्ति की ओर बढ़ने के जो मुख्य कारण इन्हीं में छिपे हुए थे जो हमने अभी डिस्कस किए हैं। नंबर एक, इसमें यह आंदोलन बहुत लंबा आंदोलन चल रहा था। अब इतना लंबा सब्र, इतनी लंबी समय, पेशेंस हर एक किसी के पास नहीं होता। कब तक लोग आंदोलन करेंगे? तो पहला कारण, इस आंदोलन का लंबा खिंचना एक इसका कारण था। इस आंदोलन से उतने अच्छे रिजल्ट्स या उसके उतने अच्छे फ्रूट्स नहीं आ रहे थे, फल नहीं मिल रहे थे जो मिलने चाहिए थे। तो इसलिए लोग जो है धीरे धीरे इस आंदोलन से पीछे हटने लगे। फिर वही पुअर पीजेंट्स इससे पीछे हटने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि इसमें तो रिच पीजेंट्स का बोलबाला, और वो गरीब किसान पीछे हटने लगे। मजदूर वर्ग जो था वो भी इस आंदोलन से अलग रहा, तो ये आंदोलन धीरे धीरे समाप्त हो गया। और एक बड़ा जो कारण था इसका, वो था इस आंदोलन को स्थगित करना, जो कि गांधी जी ने स्थगित किया था 1931 में, गांधी इरविन पैक्ट के बाद। तो इसके बाद जो रिच पीजेंट्स थे, खासतौर से पाटीदार और जाट, इन्होंने इसका बड़ा विरोध किया था। उस वक्त आंदोलन अपने चरम पर था और वो गांधी जी ने वापस ले लिया। तो इसका इन्होंने विरोध किया था, और जब ये आंदोलन रीलॉन्च किया गांधी जी ने, फिर आगे नहीं आए। फिर इस आंदोलन को उन्होंने उतना जबरदस्त समर्थन नहीं दिया जैसे कि पहले दिया था। उन्होंने क्या फायदा इस आंदोलन। Thank you for watching this PPT video. If this video has helped you to understand the National Freedom Movement, please like it and share it. Thank you once again.